हेलो बच्चों, कल का लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा। आज 21 जुलाई है। 20 जुलाई को मैंने आपको बताया, आज 21 जुलाई 2020। आज आपका दूसरा दिन है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए इसमें आप लोग कई लोग लाइव क्लास के लिए कर रहे हैं। लाइव क्लास में बेटा नेटवर्क बहुत फंस रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। ठीक है, एक बार मैंने अपना स्टैंड ही तोड़ दिया, तो इसीलिए लाइव क्लास के लिए क्या बड़ी दिक्कत हो रही है। तुरंत एकदम गोल गोल क्या है, कितना भी अच्छा। यहाँ तक कि दो मैंने वाईफाई लगाया है, एक नहीं दो, लेकिन दोनों जवाब देते रहे हैं। तो इसीलिए लाइव क्लासेज में हाँ, कल जो वेडनेसडे से 22 जुलाई से वेडनेसडे को मैं इवनिंग में जो अपने प्रीवियस ईयर नहीं होते हैं, प्रीवियस ईयर जो होता है जेई का होता है, नीट का होता है, आईआईटी का होता है, चूंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके क्वेश्चन कराने के लिए मैं लाइव आ जाऊंगा आपको किसी तरह से। ठीक है, उसमें थोड़ा सा रफ हैंड टफ भी नेटवर्क चलता है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम का डिस्कशन करना होता है। तो अब भाई इसमें प्रॉब्लम मेन है, तो जल्दी जल्दी मैं प्रॉब्लम को डिस्कस करा दूंगा आपको। ठीक है ना। तो ये जो लाइव वाली क्लास के लिए आप लोग कर रहे हैं, तो उसके लिए जैसे दिन में 2 बार आ जाएंगे। एक देखिए 7 बजे से, हमारा 7 बजे आपको क्या है, 7 से 8:30 एक आपको 1.5 घंटे का वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, 7 से 8:30। और देखिएगा ज़्यादा देर तक नहीं ये वीडियो रहेगा, 3-4 घंटे तक ही रहेगा। इसका मतलब ही नहीं 2 दिन 3 दिन देखिएगा, क्योंकि आप 50 दिन जब हमारे अनुसार चलेंगे तभी आप अच्छा कर पाएंगे बेटा। ये नहीं कि हमारे सुबह चलो वीडियो कभी देख लेंगे तो मैं उसको क्या है बंद करा दूंगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब नियम शर्तों के जब तक अनुशासन नहीं होगा तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। अब आप ये कहिए सर हम कभी भी पढ़ लेंगे, नदी पे जाके पढ़ लेंगे, नहर पे जाके पढ़ लेंगे, छत पे जाके पढ़ लेंगे, बांस पे पढ़ लेंगे, ये नहीं पढ़ने होने का तरीका होता है। ठीक है ना। तो उस तरह से ये ध्यान दीजिए कि मतलब आपको ऐसी बात नहीं, 3-4 घंटे के लिए फ्रीडम रहेगा। और फिर मैं 45 मिनट 40 मिनट के लिए शाम में एक बार एक टाइम आपको डिसाइड कर दूंगा वेडनेसडे को। ठीक है, आपको टाइम टेबल मिल जाएगा जिसमें मैं प्रॉब्लम का डिस्कशन करूंगा। तो एक बार मैं नीट के अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को डिस्कशन कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन शीट आपके पास है ही नहीं, आपके पास शीट है तो उसमें गूगल ड्राइव पे लिंक में जब जाएंगे, जब लिंक में जो वहां टाइटल होगी, उस टाइटल में जब आप जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव पे क्या है क्वेश्चन पड़े होंगे। उन क्वेश्चनों को आप क्या है डिस्कस कर लीजिए, बस डिस्कस कर लीजिए। अगर आपके पास नहीं शीट है तो कोई बात नहीं, उन क्वेश्चनों को डिस्कस कर लीजिए। एक बार मैं डिस्कस कर दूंगा, अब फिर अगले दिन आप लोग उसको पूछ लीजिए। ये काम कर लीजिए। ऐसे ही जेई के कर लिया जाए, इसी तरह आईआईटी के कर लिया जाए, इसी तरह एनसीईआरटी के कर लिया जाए। बस इसके बाद कुछ करना ही नहीं है आपको, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सारी चीजें बेस्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो शाम का समय एक कर देते हैं लाइव आने का। अब नेटवर्क अप डाउन कुछ भी होगा तो उसमें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम आता जाता रहेगा, आप लोग उसमें लिख देंगे, कमेंट कर देंगे कौन कौन सा क्वेश्चन है, तो मैं देख के फिर बता दूंगा उसको। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, बड़ा ही बेटा क्या दिक्कत होती है। अभी हम लोग के यहाँ उतना नेटवर्क अच्छा नहीं, जानता हूं आप लोग भी उस प्रॉब्लम से झेलने। और हम तो दो वाईफाई लगा के क्या है, दो वाईफाई लगाए, लेकिन दोनों समय पे धोखा दे रहा है। क्या करिएगा, दो वाईफाई समय पे डाउनलोड ही नहीं हो पा रहे। वीडियो ही मैंने फिजिक्स संजीवनी शुरू किया, उसका वीडियो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, नहीं कर पा रहा हूँ। 3-3 4-4 5-5 वीडियो बना के रखा हूँ, डाउनलोड ही नहीं हो रहा, फेल कर जा रहा है। तो अब देखिए जैसे जैसी चीज़ें सही हो रही हैं, ठीक है, थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम थी नेटवर्क वाली, अब सही हो रही है, तो उसकी भी वीडियो अपलोड करते हैं। ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, कैसे कैसे है। 21 जुलाई 2020 का ये आज का दिन है। आज का दिन देखिए क्या है, देखिए इसमें एक सुबह ये जो चल रहा है आपका थियरी और छोटा मोटा प्रॉब्लम चल रहा है, और शाम वाली क्लास वेडनेसडे से जो है आपकी प्रॉब्लम क्लास भी हो जाएगी, जिसमें मैं आपको लाइव आऊँगा डेली। ठीक है ना। तो इस तरह से डिसिप्लिन के साथ चलिए, नियम के साथ चलिए। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए क्या है चलते रहेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। जब तक अनुशासन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। अब देखो मैं वेक्टर सम बता रहा था आपका, ये देखो बेटा वेक्टर सम मैं आपको बता रहा था कि वेक्टर सम कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वेक्टर सम। इससे रिलेटेड तमाम तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए उन क्वेश्चनों को जल्दी से कर लेते हैं। क्या है, कैसे है, उन क्वेश्चनों को करते हैं। सबसे पहली चीज देखिए, इसमें एक क्वेश्चन है, ये दिया गया है, ये देखिए एक स्क्वायर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा एक स्क्वायर है। इस तरह के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये देखिएगा ये क्यू है, किसी भी शेप में आ जाएगा, ट्रायंगल के शेप में आ सकता है, पेंटागन के शेप में आ सकता है, हेक्सागन के शेप में आ सकता है, किसी शेप में आ सकता है। तो ये एक स्क्वायर दिया गया है, और स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे क्या है, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे, ये देखिए स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे 1 2 3 4 कॉर्नर पे आपके चार्ज हैं, और ये सेंटर दिया गया है। ये देखिए सेंटर पे चार्ज क्यू है। ठीक है भाई, सेंटर पे चार्ज क्यू है। तो सेंटर पे चार्ज क्यू है, कहा यह जा रहा है अगर इस कॉर्नर पे नेट फोर्स 0 है, ये ध्यान दीजिएगा, अगर इस कॉर्नर पे नेट फोर्स 0 है
तो आप Q की वैल्यू फाइंड करिए। या ये सिस्टम ऑन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स जीरो। ध्यान दीजिएगा, इफ सिस्टम यानी क्या है, सिस्टम ऑन इक्विलिब्रियम, ये ध्यान दीजिएगा, सिस्टम कह रहा है अगर इक्विलिब्रियम में है तो क्या करने का मतलब है, फाइंड वैल्यू ऑफ Q, आपको Q की वैल्यू फाइंड करनी है। ये ध्यान दीजिएगा, क्या कहा जा रहा है, सिस्टम ऑन इक्विलिब्रियम, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो आपको Q की वैल्यू फाइंड करनी है। सिस्टम ऑन इक्विलिब्रियम, फाइंड वैल्यू ऑफ Q। तो इसके लिए बच्चों क्या है, किसी एक कॉर्नर पे नेट फोर्स आप जीरो निकाल दो, चाहे इस पे आप नेट फोर्स जीरो निकाल दीजिए, चाहे आप इस पे नेट फोर्स जीरो निकाल दीजिए, चाहे आप इस पे नेट फोर्स जीरो निकाल दीजिए, चाहे इस पे आप नेट फोर्स जीरो निकाल दीजिए, किसी एक पर, ये ध्यान दीजिए, किसी एक पर आप नेट फोर्स क्या करिए, जीरो निकाल दीजिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस पर नेट फोर्स जीरो निकाल देते हैं। ये देखिए, ये Q है, ये Q है, तो इस Q पे नेट फोर्स जीरो निकालेंगे। ये मान लो R डिस्टेंस है, R डिस्टेंस है, ये पूरी यहां से लेके यहां तक कितनी हो जाएगी, R√2, क्यों, स्क्वायर का डायगोनल है, और ये इसका आधा, इसका आधा का मतलब R बाई क्या हो गया, √2 हो गया। ये देखिए R बाई √2 हो गया। तो किसी एक कॉर्नर पे नेट फोर्स निकाल देते हैं। चलिए इस पे निकालते हैं। तो F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, KQ स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, R स्क्वायर। ये QQ है, इन पे जो फोर्स हो जाएगा F2 इक्वल टू KQ स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। और ये देखिए, ये Q चार्ज है और ये Q चार्ज है, तो क्या इसके कारण इस पे नेट फोर्स लगेगा कि नहीं। अगर इसके कारण इस पे नेट फोर्स लगता है तो बच्चों ये देखो, F3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, KQ स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, 2R का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। और ये देखिए, ये Q और Q दिया गया है, Q और Q दिया गया है, तो इसके कारण जो फोर्स हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ये देखिए F4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F4, भाई ये भी तो एक फोर्स पे फोर्स लगाएगा। और देखिए अभी हमको इसका नेचर नहीं पता है, जब बच्चों नेचर नहीं पता होता है तो उसको पॉजिटिव मान लेते हैं, वह आंसर जो है अपना ले देकर आता है। अगर वो पॉजिटिव होगा तो आंसर पॉजिटिव लेके आएगा, अगर वह निगेटिव होगा तो आंसर निगेटिव लेके आएगा। तो ये देखिए, Q और कैपिटल Q के बीच एक फोर्स लगेगा, F4 इक्वल टू क्या, KQ अपॉन R स्क्वायर, और ऊपर ये देखिए 2 हो जाएगा कि नहीं। तो बताइए क्या इस पॉइंट पे कितने फोर्स लग रहे हैं, आप खुद बताइए इस पॉइंट पे कितने फोर्स लग रहे हैं बच्चों। इस पॉइंट पे 1 2 3 4 फोर्स लग रहे हैं। अब इनका हमको वेक्टर रिजल्टेंट लेना है, तो वेक्टर रिजल्टेंट के लिए जो बाहर वाले फोर्स होते हैं उनका हम रिजल्टेंट लेते हैं। चलिए जो बाहर वाले फोर्स हैं, ये देखिए, इनका रिजल्टेंट लेते हैं। तो इनका अगर हम रिजल्टेंट लेंगे तो F डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर √2 हो जाएगा। बोलिए भाई, ये हो जाएगा कि नहीं। F डैश इक्वल टू KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर √2। अब देखिए F डैश, F4 और F3 सेम डायरेक्शन में हो गए। बोलिए भाई, F डैश, F4 और F3 सेम डायरेक्शन में हो गए। और क्वेश्चन क्या सिस्टम कह क्या रहा है, सिस्टम कह रहा है कि इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स जीरो। बोलो भाई, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स जो है वह जीरो है। तो चलो भाई, इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स जीरो, यानी F डैश प्लस F4 प्लस F3 इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। चलिए भाई, F डैश इक्वल टू F4 प्लस F3 इक्वल टू जीरो हो गया। सबको ये रख लो, F डैश कितना है, KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर √2, F4 कितना है 2KQ अपॉन R स्क्वायर, और प्लस KQ स्क्वायर अपॉन 2R स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है भाई, ये हो गया कि नहीं। अब बताओ इसमें से क्या क्या कॉमन हो जाएगा। इसमें से कॉमन हो जाएगा KQ बाई R स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। अब बताओ क्या बचा, Q√2 बचा, यहाँ क्या बचा 2Q बचा, यहाँ Q बाई 2 बचा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ये सारा इधर जाके जीरो हो गया। तो जब सारा इधर जाके जीरो हो गया तो ये बताओ क्या हो गया, 2Q इक्वल टू क्या हो गया, बोलिएगा भाई। सारा इधर जाके ये जीरो हो गया, 2Q इक्वल टू, बोलिएगा, ये देखिएगा 2Q इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई। सारा इधर जाके ये जीरो हो गया तो 2Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए माइनस Q बाई 2 प्लस Q√2। क्यों, समझ रहे हो कि नहीं। कैलकुलेशन को ध्यान दीजिएगा। ये Q इक्वल टू, बताइए अगर हम 1/2 को कॉमन लेते हैं, 1/2 को यहाँ से कॉमन लेते हैं तो ये बताइए क्या हो जाएगा, माइनस Q बाई 4, और ये क्या 1 प्लस 2√2 हो जाएगा। तो बताइए फाइनली क्या आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई, देखिए माइनस में आ गई ना, माइनस में इसकी वैल्यू। तो इसका मतलब इस चार्ज का जो नेचर होगा वह क्या होगा, माइनस में होगा, और Q इक्वल टू माइनस Q बाई 4 1 प्लस 2√2 होगा। Q इक्वल टू माइनस Q बाई 4 1 प्लस 2√2 होगा।
फाइनली आ गया कि नहीं? इस चार्ज की वैल्यू हो गई Q इक्वल टू माइनस Q/4 1 + 2√2 हो गया। ठीक है भाई, तो बात को समझ रहे हैं? अब देखिए भाई, छोटी छोटी बातें देखिए, अगर मान लीजिए दो प्लस चार्ज हैं, हमेशा ध्यान दीजिए, दो प्लस चार्ज हैं तो उनके बीच में इक्विलिब्रियम के लिए, ये देखिए जैसे मान लीजिए कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान दीजिएगा, ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है। एक कॉन्सेप्ट है, उसको समझते जाइए थोड़ा सा, दिमाग से पूरा हेडिंग हम नहीं लिखवा पाएंगे पूरा अच्छे से, हाँ, लेकिन जल्दी जल्दी एक कॉन्सेप्ट जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको लिखवाते जा रहे हैं। तो ये देखिए, अक्सर पूछा जाता है Q1 और Q2 चार्ज हैं, किसी भी स्मॉल q चार्ज को उनके बीच में कहां रखा जाए कि सिस्टम इक्विलिब्रियम हो। तो देखिए हमेशा ध्यान दीजिए, अगर दोनों प्लस या दोनों माइनस होते हैं तो तीसरे चार्ज को हमेशा इन दोनों के बीच में रखते हैं। जैसे अगर एक प्लस और दूसरा माइनस चार्ज होता है तो तीसरे चार्ज को हमेशा इनके बीच में रखते हैं। और एक प्लस और एक माइनस होता है, मान लीजिए एक प्लस और एक माइनस होता है, जैसे एक प्लस Q1 हो गया और एक आपका क्या हो गया, माइनस Q2 हो गया। हाँ, तो अब इसमें देखना किसका मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा है। मान लीजिए Q1 का मैग्नीट्यूड क्या होता है, Q2 के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होता है। तो इसमें ये देखना किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, किसका मैग्नीट्यूड, जैसे Q1 इज ग्रेटर देन माइनस Q2 है, तो ये देखना किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर जो चार्ज का पोजीशन होता है, तीसरे चार्ज का पोजीशन हमेशा बाहर की तरफ होता है, टुवर्ड्स लेस मैग्नीट्यूड चार्ज। मतलब अगर एक प्लस और एक माइनस चार्ज है तो तीसरे चार्ज का पोजीशन इक्विलिब्रियम के लिए हमेशा बाहर की तरफ होता है, टुवर्ड्स लेस मैग्नीट्यूड चार्ज, जहां पे चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है, कम होता है। ठीक है भाई, तो चलिए इस तरह से दो क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए इनके बीच के डिस्टेंस L है, ये इनके बीच के डिस्टेंस है, तो अगर दोनों प्लस प्लस हैं तो चार्ज का पोजीशन उनके बीच में कहीं होगा। मान लीजिए यहां से x है तो ये कितना होगा, बोलिए L-x होगा। बोले भाई L-x होगा, तो Q1 और Q है, ये बताइए Q1 और Q है, तो Q1 और Q है तो इनके बीच में फोर्स कैसे हो जाएगा, ये देखो F1 इक्वल टू K Q1 Q अपॉन L-x का सॉरी x स्क्वायर। ये देखिए इधर की तरफ, ये बताइए इनके बीच का फोर्स हो गया कि नहीं। अभी मैं पॉजिटिव ही मान के चल रहा हूं और कुछ नहीं। ये देखिए Q2 के कारण इस पे फोर्स लगेगा, वह फोर्स किधर हो जाएगा, ये देखो F2 हो जाएगा। अब बताओ F2 क्या हो जाएगा, F2 इक्वल टू K Q2 अपॉन L-x का होल स्क्वायर। बताइए तीसरे चार्ज को आपने रखा है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में हुआ है। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स उस पर जीरो, क्यों भाई, ये तो होता है तीसरे चार्ज को अगर आपने रखा है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में हुआ है। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स क्या, जीरो। भाई इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यानी F1 इक्वल टू क्या होगा, F2 होगा। अब अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो देख लीजिए K Q1 Q अपॉन x स्क्वायर, K Q2 अपॉन, देखिए K Q कट गया। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमेशा स्क्वायर रूट जरूर ले लीजिएगा। ये देखिए रूट Q1 अपॉन x रूट Q2 अपॉन L-x आ गया कि नहीं। रूट Q1 अपॉन x रूट Q2 अपॉन L- क्या हो गया, x हो गया। देखिए रूट Q1 अपॉन x रूट Q2 अपॉन L-x, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, ये देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से रूट Q1 L अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2, ये x हो जाएगा। इसको याद रखें, अगर L-x निकालना है तो रूट में Q2 L अपॉन रूट Q1 प्लस Q2 होगा। जहां से ऑप्शन में पूछा होगा, जहां से ऑप्शन में पूछा होगा वहां से आप इसको फाइंड कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जहां से ऑप्शन में पूछा होगा वहां से आप फाइंड कर सकते हैं। तो L-x रूट Q2 L अपॉन रूट Q1 प्लस क्या हो गया, रूट Q2 हो गया। रूट Q2 L अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2 हो गया। ठीक है भाई, अब देखिए यहां देख लीजिए तीसरे चार्ज का पोजीशन कहां होगा। अगर एक प्लस और एक माइनस चार्ज है तो हमेशा याद रखिएगा जो तीसरे चार्ज का पोजीशन होता है वो बाहर की तरफ होता है और टुवर्ड्स लेस मैग्नीट्यूड चार्ज होता है। किधर होता है, जहां पे चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होता है उधर की तरफ होता है। तो अगर मान लीजिए ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस है, ध्यान दीजिएगा,
ये अगर आपका प्लस है, ये माइनस है, तो तीसरे चार्ज का पोजीशन हमेशा बाहर की तरफ होता है। ये देखिएगा बाहर की तरफ, इससे यक्स डिस्टेंस पे यहां पे होगा तीसरे चार्ज का पोजीशन। बोलिए भाई यहीं पे होगा ना तीसरे चार्ज का पोजीशन, ठीक है। तो यहां अगर तीसरे चार्ज का पोजीशन होगा तो इसके कारण यहां पे फोर्स क्या हो जाएगा, ये बताइए, F1 हो जाएगा। क्या हो गया, F1 रिपल्सिव हो गया, यानी F1 इक्वल टू के Q1 Q अपॉन L प्लस यक्स का होल स्क्वायर। और माइनस Q2 के कारण इस Q पे जो फोर्स होगा वह किधर होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। बोलो भाई अट्रैक्टिव फोर्स होगा कि नहीं। तो अट्रैक्टिव फोर्स होने का मतलब किधर की तरफ, इधर की तरफ, यानी F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, के Q2 Q अपॉन ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। F2 इक्वल टू के Q2 Q अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये बताइए F1 इक्वल टू क्या है, F2 है। बोले भाई F1 इक्वल टू F2 है कि नहीं। अरे भाई F1 और F2 आपस में बराबर हैं, तो अगर F1 और F2 आपस बराबर हैं तो के Q2 Q अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो गया, के Q1 Q अपॉन L प्लस यक्स का होल स्क्वायर। के Q कट गया, स्क्वायर रूट हमेशा ले लें, और ये रूट Q1 अपॉन क्या हो गया, L प्लस एक्स, ठीक है, या रूट Q2 L प्लस रूट Q2 एक्स, ठीक है, रूट Q1 क्या हो गया, एक्स हो गया, हो गया। अब देखिए यहाँ से x अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर आप x कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेते हैं तो रूट Q2 L अपॉन रूट Q1 माइनस रूट Q2 होगा। ये देखिएगा ये x की वैल्यू हो जाएगी कि नहीं x की वैल्यू। बोलिए भाई यहाँ से अगर Q2 चार्ज से इस चार्ज का पोजीशन पूछा जाए तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी रूट Q2 L अपॉन रूट Q1 माइनस रूट Q2। ठीक है, फार्मूला भी आप चाहें तो याद कर सकते हैं लास्ट मोमेंट पे कि एक प्लस एक माइनस चार्ज है तो तीसरे चार्ज का पोजीशन क्या होगा, x इक्वल टू रूट Q2 L अपॉन रूट Q1 माइनस क्या होगा, रूट Q2 होगा। और यहाँ से भी आप ये कर सकते हैं, ये जैसे इस चार्ज से क्या पोजीशन होगा तो इस चार्ज से पोजीशन L प्लस एक्स होगा, तो L प्लस एक्स का मतलब L प्लस Q2 L अपॉन रूट Q1 माइनस रूट Q2। देखिए एलसीएम लेंगे तो L प्लस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट Q1 L अपॉन रूट Q1 माइनस रूट Q2 हो जाएगा। ये ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है ना भाई। तो फार्मूले के रूप में हमको क्या याद रखना है, फार्मूले के रूप में हमको ये याद रखना है किस चार्ज से जो पोजीशन होगा L प्लस एक्स वह कितना होगा, रूट Q1 L अपॉन रूट Q1 माइनस रूट Q2। इस चार्ज से जो पोजीशन होगा, सॉरी यह होगा, और इस चार्ज से जो पोजीशन होगा वह क्या होगा, रूट Q2 L अपॉन रूट Q1 माइनस रूट Q2। ठीक है, तो ये आपका हो गया, इस तरह से दो चार्जों के बीच में तीसरे चार्ज का पोजीशन हो गया। अब इसमें एक देखिए क्वेश्चन आता है, जहां जहां से क्वेश्चन आता है वहीं वहीं मैं हिट कर रहा हूं। फिर यहां पे ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, देखिए ध्यान दीजिए, ठीक है, एक सस्पेंडेड चार्ज का इक्विलिब्रियम। अब उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज। तो चलिए जरा इक्विलिब्रियम चार्ज की कंडीशन देख लेते हैं क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज। अब देखिए यही जब टारगेट बैच में आपने पढ़ा होगा तो यही सब चीजें बेटा 4-5 लेक्चर में खत्म हुई होंगी, याद करो थोड़ा सा। ठीक है, यहां तक पहुंचने में हमको 4-5 लेक्चर लग गया, लेकिन अभी देखिएगा मैं दूसरे लेक्चर तक ही बहुत तेजी से रिवीजन करूंगा। आप लोग जब रिवीजन करेंगे तो इसे पन्ना पलटते जाएंगे, हर बात को ध्यान नहीं देंगे, लेकिन अगर हमारे साथ रिवीजन करेंगे ना तो हर एक बात को आप ध्यान देंगे, अगर आप देखेंगे वीडियो तब पूरा। ठीक है, लेकिन कहाँ वीडियो आप पूरा देखते हैं, आप लोग तो ऐसे ऐसे फॉरवर्ड ऐसे ऐसे आगे करके देखते हैं। भाई कई गार्जियन बता रहे थे कि हमारे बच्चे तो टुट 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 टप टप करते हैं, तो अलग बात है, मत देखिएगा भाई। जिनको आ रहा है उनको कोई बात नहीं, जिनको नहीं आ रहा वह कम से कम हमारी बातों को फॉलो करें, हमारे अनुभव के साथ क्या है कुछ सीखें, हमारे अनुभव से अपना अनुभव क्या है सीखें। भाई कोई अगर बताता है तो उसको फॉलो करना चाहिए। अब ये नहीं कि अपने मन से अपनी, ठीक है, नहीं हम अपने मन के राजा हैं, नहीं अपने मन के राजा रानी मत बनिए, थोड़ा सा हमारी बात को भी फॉलो करिए। अगर करेंगे तो जरूर अच्छा करेंगे, पूरा उम्मीद है। तो पढ़ने का मतलब ऐसे पन्ना पढ़ के पलट के ऐसे नहीं फिजिक्स पढ़ा जाता। फिजिक्स पढ़ने का मतलब क्या है, थियरी भाई याद होनी चाहिए और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लगाएंगे, और जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लगाएंगे तभी आगे जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। अब चलिए देख लेते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आओ भाई, तो इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज,
ये देखिए इक्विलिब्रियम ऑफ, ठीक है, क्या कहा जा रहा है, सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज। ये देखिए सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज, सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज की इक्विलिब्रियम कैसे है, इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज, लटके हुए चार्जों की इक्विलिब्रियम कैसे है, क्या चीजें हैं। ठीक है बच्चों, लटके हुए चार्जों का इक्विलिब्रियम कैसे है। ये देखो, ये कोई एक सस्पेंशन पॉइंट है, ये देखो ये कोई सस्पेंशन पॉइंट है, ये देखिए कोई लटकन बिंदु है, इससे क्या है, एक चार्ज यहां पे ये देखो लटका हुआ है, एक चार्ज यहां लटका हुआ है, और इससे एक चार्ज आपका क्या है, यहां पे लटका हुआ है, और ये देखिए यल लेंथ की स्ट्रिंग है, यल लेंथ की स्ट्रिंग है, और ये देखिए अगर ये दोनों चार्ज क्या हैं, आपके आइडेंटिकल चार्ज हैं, तो इनके जो एंगल हैं आपस में बराबर होंगे। आइडेंटिकल चार्ज का मतलब आइडेंटिकल मास है, आइडेंटिकल चार्ज से नहीं जरूरी है, आइडेंटिकल मास है, चार्ज कुछ भी हो, ठीक है, आइडेंटिकल अगर मास है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। लेकिन अगर आइडेंटिकल मास नहीं होगा तो टुवर्ड्स लेस मैग्नीट्यूड, टुवर्ड्स लेस मैग्नीट्यूड, जहां पे लेस मैग्नीट्यूड होगा, ध्यान दीजिएगा, जहां पे लेस मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, उधर की तरफ, जैसे या टुवर्ड्स हैवियर मैग्नीट्यूड ऑफ मास, टुवर्ड्स हैवियर मास थीटा लेस, जैसे मान लीजिए इधर का मास ज्यादा है तो ये वाला क्या होगा, लटक जाएगा, लटक जाएगा तो उसका थीटा क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये बात ध्यान देना। अब इसमें देखिए तमाम तरह के क्वेश्चन बनते हैं, कई तरह के कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन एक ही दो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, बाकी आपके क्वेश्चन प्रॉब्लम में दिए गए हैं, उनको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे कहने का मतलब क्या है, इस तरह से ये चार्ज यहां पर सस्पेंडेड चार्ज दिए गए हैं। अब ये देखो इनका जो वेट mg लग रहा है वो किधर की तरफ लग रहा है, बोलो भाई, वेट mg, ये देखो वेट mg जो है वह नीचे की तरफ लग रहा है, बोलो भाई, वेट mg किधर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। और ये देखिए इसमें जो टेंशन है वह किधर की तरफ लग रहा है, इधर की तरफ। और ये बताओ दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो इनके कारण इस पे रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, बोलो बच्चों, अगर इनके कारण इस पे रिपल्सिव फोर्स लग रहा है तो ये रिपल्सिव फोर्स क्या है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। बोलिए R/2, R/2, क्यों, यही तो हो जाएगा, इनके कारण इस पे जो रिपल्सिव फोर्स हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर हो गया। तो अब बताइए इस पॉइंट पे तीन प्रकार के फोर्स लग रहे हैं। अब चाहे लामिस थ्योरम ले लीजिए, चाहे वेक्टर कंपोनेंट ले लीजिए, इनका जरा इक्विलिब्रियम निकाल देते हैं। ये देखो अगर ये थीटा है तो बच्चों ये भी देखो थीटा होगा, ये देखो t के पास वाला t cos थीटा, और t से दूर वाला क्या होगा, ये t sin थीटा होगा। बोलो भाई, t से दूर वाला ये क्या होगा, t sin थीटा होगा, थीटा के पास वाला t cos थीटा, थीटा से दूर वाला t sin। अब देखो ये t sin थीटा इसके बराबर होगा, यानी क्या कहने का मतलब है, ये t sin थीटा जो है KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर के इक्वल होगा। ये देखिए t sin थीटा क्या होगा, KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर के इक्वल होगा। और ये t cos थीटा किसके इक्वल होगा, ये बच्चों याद रखना, ये t cos थीटा mg के क्या होगा, इक्वल होगा। अब यहां से दो तरह की चीजें मिलेंगी और उन्हीं दो तरह की चीजों से क्वेश्चन आपके क्या है, जबरदस्त मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां से दो चीजें मिलेंगी और उन्हीं दो चीजों से क्वेश्चन भी आपके जबरदस्त मिलेंगे। पहला, इनको आप डिवाइड करिए, अगर आप इनको डिवाइड करेंगे तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ये देखिए Q स्क्वायर अपॉन K का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर mg। ये देखिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर mg। और दूसरी चीज, अगर दोनों को स्क्वायर करके आप जोड़ते हैं, ये तो डिवाइड हमने किया, स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1, या टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस mg का होल स्क्वायर, या टेंशन T इक्वल टू रूट में क्या होगा, ये देखो KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस mg का क्या, होल स्क्वायर। टेंशन आ गया कि नहीं। अब यहां से तमाम तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, कई तरह के केस आ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लगाइएगा, एक कोई कंडीशन, एक क्वेश्चन में बता रहा हूं। एक क्वेश्चन ये है कि ये जो चार्ज दिए गए हैं, ये चार्ज बॉब दिए गए हैं, इनका डेंसिटी रो है, ठीक है, यानी क्या कहा जा रहा है, डेंसिटी ऑफ, ये देखिएगा डेंसिटी ऑफ चार्ज बॉब, देखिएगा डेंसिटी ऑफ
चार्ज बॉब इज रो, ये देखिएगा डेंसिटी चार्ज बॉब का क्या दिया गया है, रो दिया गया है। डेंसिटी ऑफ चार्ज बॉब इज रो एंड डेंसिटी एंड होल सिस्टम, ठीक है, इमर्स्ड इन लिक्विड, ध्यान दीजिएगा, होल सिस्टम इमर्स्ड इन लिक्विड, डेंसिटी ऑफ चार्ज बॉब इज रो, होल सिस्टम इमर्स्ड इन लिक्विड, सारा सिस्टम को लिक्विड में इमर्स्ड किया गया, लिक्विड में, होल सिस्टम इमर्स्ड इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा, इफ थीटा कांस्टेंट, थीटा रिमेन्स कांस्टेंट, फाइंड डाई इलेक्ट्रिक, ये देखिएगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड, ये देखिएगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड। तो क्या कहा जा रहा है कि डेंसिटी ऑफ चार्ज बॉब इज रो, जो चार्ज बॉब है उसका डेंसिटी क्या दिया गया है, रो दिया गया है। होल सिस्टम इमर्स्ड इन द लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा, इफ थीटा रिमेन्स कांस्टेंट, अगर थीटा रिमेन्स कांस्टेंट है, फाइंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन चलेंगे बच्चों, उनमें आपका बेसिक तो ये रहेगा ही, यानी टेन थीटा इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एम जी तो रहेगा ही रहेगा। अब यही क्वेश्चन है अगर एयर में है, ठीक है, तो चलो भाई इसी क्वेश्चन को यहां मिटाते हैं। अगर एयर में है तो ये सारी चीजें तो ये सब लगेगा ही, ये सब कुछ लगाओगे ही। अब एयर में है तो देखिए क्या होगा, एयर में है तो आपका बताइए क्या होगा। एयर में यही क्वेश्चन अगर एयर में है तो टेन थीटा इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एम जी। यही अगर लिक्विड में आ जा रहा है तो क्या कुछ नया करोगे बताओ। अगर यही लिक्विड में आ जा रहा है तो देखो ध्यान दो, अगर यही लिक्विड में आ जा रहा है तो टेन थीटा, थीटा में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है। अब ये देखिए भाई चार्ज तो क्या है, मीडियम पे डिपेंड करता नहीं है, चार्ज तो मीडियम पे डिपेंड करेगा नहीं, तो ये क्या आ जाएगा, ये क्यू स्क्वायर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चूंकि दोनों के बीच में अब लिक्विड आ गया, के हो जाएगा, और वेट इसका बदल जाएगा, वेट क्या हो जाएगा, mg1 माइनस सिग्मा बाई रो हो जाएगा। क्यों भाई, ये तो हो जाएगा। अब इन दोनों को जरा डिवाइड कर दीजिए, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये देखिएगा क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर, टेन थीटा से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से ये, आर स्क्वायर से ये, mg से ये, यानी k1 माइनस सिग्मा बाई रो इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, या k इक्वल टू रो अपॉन रो माइनस क्या हो गया सिग्मा हो गया। ध्यान दीजिएगा, k इक्वल टू रो अपॉन रो माइनस क्या हो गया, सिग्मा हो गया। ये देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k की जो वैल्यू हो गई वह रो अपॉन रो माइनस क्या हो गया सिग्मा हो गया। तो बताइए क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू यहां से निकल जाएगी कि नहीं। तो इस प्रकार से इस सस्पेंडेड चार्ज पे जबरदस्त क्वेश्चन आते हैं, तो इसकी जानकारी होनी चाहिए। चूंकि 2-3 साल हो गया है हुए तो भविष्य में आ सकता है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज इक्विलिब्रियम पहचानने के लिए, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पहचानने के लिए क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो चलिए जरा स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पहचान लिया जाए, कैसे क्या होता है भाई। स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, भाई इक्विलिब्रियम के कई तरीके होते हैं। तो स्टेबल और अनस्टेबल जनरली वही आता है, तो चलिए देख लेते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, जैसे अगर किसी चार्ज को आप मीन पोजीशन से हटा रहे हैं, जैसे देखिएगा स्टेबल, अगर किसी चार्ज को आप मीन पोजीशन से हटा रहे हैं और चार्ज अपने से मीन पोजीशन में आ जाए, ये देखिए अपने से मीन पोजीशन में आ जाए, तो इसका मतलब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। क्यों, ठीक है। देखिए अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट हो, किसी चार्ज को अगर हम अपने मीन पोजीशन से ऐसे ये देखिए इधर उधर डिस्टर्ब कर रहे हैं और चार्ज पुनः अपने मीन पोजीशन में आ गया, तो वह कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, वह ध्यान देना बच्चों, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। कौन सा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो बोलो भाई क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि नहीं। अगर चार्ज अपने से मीन पोजीशन में आ जा रहा है तो बताइए क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, पक्का है, वह स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। और यही अगर मान लीजिए हम चार्ज को ऐसा डिस्प्लेस करें, अपने मीन पोजीशन से ऐसा डिस्प्लेस करें, जैसे मान लीजिए इस बॉल को हम अपने इस पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं, तो क्या यह बॉल पुनः अपने से यहां पे आ जाएगा, नहीं आ पाएगा। तो अगर किसी चार्ज को हम मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करें
और चार्ज अपने मीन पोजीशन में ना आए तो उसको हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे, मतलब इसको स्टेबल कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। और न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, एक तरफ, न्यूट्रल का मतलब 50-50, मतलब एक तरफ से अगर डिस्प्लेस करेंगे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का गुण आए और एक तरफ से अगर डिस्प्लेस करें तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का गुण आए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूट्रल कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूट्रल कहेंगे। एक तरफ से अगर डिस्प्लेस करते हैं तो क्या आता है, ध्यान दीजिएगा, अगर एक तरफ से डिस्प्लेस करते हैं तो वहां पर उसको हम लोग न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। आइए चलिए अब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को ध्यान देते हैं, मतलब इनको ध्यान देते हैं क्या है कैसे है। चलिए देखिए, ये आपका प्लस चार्ज है, ये आपका प्लस क्यू चार्ज है और बीच में ये प्लस क्यू चार्ज रखा गया है, ध्यान दीजिएगा, प्लस क्यू चार्ज। तो कहा यह जा रहा है कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है वह स्टेबल इक्विलिब्रियम में है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो जरा उसको चेक कर लेते हैं। तो हम इसको मीन पोजीशन से इधर उधर डिस्प्लेस करेंगे। तो चलिए इस प्लस क्यू चार्ज को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया जाए। मान लीजिए इस प्लस क्यू चार्ज को हम अपने मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं, ये देखिए डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो ये बताइए जब मीन पोजीशन से हम डिस्प्लेस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच क्या होगा, ये बताओ, डिस्टेंस कम हो रहा है, खुद देखिए, खुद देखिए, इन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब ये बताओ अगर इनके बीच का डिस्टेंस कम होगा तो इसके कारण इस पे रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा, खुद देख लीजिए। जैसे हमने इसको इधर किया तो ये बताइए इनके बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है कि नहीं, ये देखिए इनके बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है। तो मतलब आप इसको इधर ला रहे हैं, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं तुम उधर जाओ, क्यों, क्योंकि इनके कारण इस पे जो रिपल्सिव फोर्स है वो देखिए इंक्रीज कर रहा है। देखिए आर कम हो रहा है, इनके बीच का आर कम हो रहा है, तो यफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यफ बढ़ेगा तो यफ की दिशा क्या है, इधर। इसका मतलब ये चार्ज अपने से मीन पोजीशन में आ जाएगा। चलिए उधर भी करके देख लेते हैं, उधर भी दिमाग लगाइएगा, दिमाग सोचिएगा, इधर भी करके देख लेते हैं। ये देखिए इधर भागा, घर से भागा ये। अब क्या, ज्यों घर से भागा त्यों पापा बाहर बैठे हैं। ये देखिए ये घर से भागा, ये घर से भागत है, यहाँ आपके पापा बैठे हैं, ठीक है। तो ये भाई देखिए यहाँ ये भागा, तो ये क्या है, ये देखिए अब इसके कारण इस पे, अगर ये अट्रैक्टिव होता, कोई आपका दोस्त होता गाड़ी लेके खड़ा होता, तब तो आप लेके भाग जाते, लेकिन नहीं, ये पापा जी बैठे हैं, आपके हर बात का अपोज करेंगे। आपको लगता है अपोज करते हैं, लेकिन वो आपका सपोर्ट करते हैं। रिपल्सन ही वास्तविकता में क्या होता है, सपोर्ट करना होता है। देखिए तभी स्थायित्व आता है, ठीक है। आपको अपने पापा के, अपने गार्जियन की बातें लगती हैं ना रिपल्सन की तरह, लेकिन आज यहां से एक बात ले जाइए, देखिए वो रिपल्सन तो करते हैं, लेकिन उनकी मार, उनकी डांट में ही क्या है, स्टेबिलिटी आती है। अनस्टेबल नहीं, स्टेबिलिटी आती है। कितना भी आप घूम घाम लें, आप याद रखिए आप हमेशा स्टेबल रहेंगे। तो धन्य है उनका रिपल्सन, धन्य है उनका क्या है, मानना, उनकी मार, उनकी डांट, उनकी क्या है, वह पॉइजन की तरह, वह अमृत की तरह काम करता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए अगर आपने इधर की तरफ ये शिफ्ट की है, तो ये देखिए अब ये इनके बीच की डिस्टेंस कम हो रही है, देखिए इनके बीच की डिस्टेंस कम हो रही है, और ये पापा खड़े हैं, ये इस पे फोर्स कैसे लगाएंगे, इधर की तरफ लगाएंगे। ये भी देखिए लगाएगा फोर्स, लेकिन ये फोर्स कम होगा। अब ये बताइए ये फोर्स ज्यादा होगा, तो बताओ ये फोर्स क्या इस चार्ज को खींच के अपने मीन पोजीशन में ला रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब ये चार्ज किस इक्विलिब्रियम में लग रहा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में लग रहा है। तो स्टेबिलिटी का मतलब गार्जियन, फादर, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपका कोई भी बुरा काम कर रहे हैं, आपका अपोज करने के लिए वह खड़े हैं। और ये देखिए माइनस क्यू, और ये क्या दिया गया है, ये प्लस क्यू दिया गया है, ये प्लस क्यू दिया गया है, ठीक है ना भाई, इस तरह से ये दिया गया है। तो अब ये कहा जा रहा है यहां पर क्या है, यहां पे अब ये देखना कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है कि क्या है। तो चलो इसको भी थोड़ा डिस्प्लेस करके देखते हैं, और डिस्प्लेस करके देखो। तो ये देखिए घर से त्यों भागे, त्यों ये देखो तुम्हारा दोस्त गाड़ी लेके खड़ा है। याद रखना पढ़ाई में अगर ज़्यादा दोस्ती हो गई, ज़्यादा दोस्त बन गए तो पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, ये ध्यान रखना। दोस्त ठीक है, डेफिनीशन बहुत है, दोस्त की बहुत परिभाषाएं हैं, लेकिन मैंने अपने जीवन काल में यही देखा है, जहां पढ़ाई करते वक्त जो स्टूडेंट ज़्यादा दोस्ती किया, ज़्यादा घूमा, ज़्यादा मोबाइल पे बात किया, वह हमेशा के लिए बर्बाद हुआ। ठीक है, देखिए मोबाइल का सदुपयोग करिए। हम लोग तो पहले मोबाइल से मना करते थे, बहुत ऐसे बच्चे, जैसे पिछले साल कई बच्चे सेलेक्ट हुए हमारे हुए, वो मोबाइल ही नहीं यूज किए, जैसे आयुष पांडे मोबाइल नहीं यूज किया, ठीक है, कोई नहीं, हर्ष भी नहीं मोबाइल यूज किया, बाद में सब मोबाइल यूज किए जितने बच्चे। आज तो भाई क्या है,
क्या करिएगा भाई, परिस्थितियां सबको क्या है सिखा देती हैं। सबसे बड़ा गुरु कौन है भैया? परिस्थिति। मतलब ये कैसा गुरु है? ये छिपा हुआ गुरु है। ये ऐसा गुरु है कि जो छिपा होता है, परिस्थिति ऐसी गुरु होती है भाई। ये भी एक टाइप का गुरु ही है, क्योंकि जो वह सिखा देगी, जो वह करा देगी, वो दुनिया में कोई सिखा और करा नहीं पाएगा। परिस्थिति से बड़ा कोई नहीं है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सर टीचर लोग क्या है, हम लोग क्लास में देखते थे बच्चों को पीट देते थे, डांट देते थे, उस डांट में भी प्यार रहता था, ऐसी बात नहीं है। बाद में वो बच्चे कहते थे कि हाँ सर आपने बोला, डांटा, बड़ा अच्छा किया। मोबाइल का यूज करते थे, लेकिन आज तो कोई बात नहीं। आज तो मोबाइल तो भैया अच्छा मोबाइल आप लोग खरीदवाए होंगे। अभी देखिए, अभी सुने हैं भाई शाही मार्केट में क्या है, कोई लैपटॉप ही नहीं मिल रहा, कहीं नहीं मिल रहा है, सब लोग इतना खरीद रहे हैं, भीड़ लगी हुई है, जैसे मेला लगा हुआ है। सब लोग अपने बच्चों को, जो खास करके हाई स्कूल पास करके 11th में गए हैं, उनके लिए इतनी भीड़ लगी हुई। मोबाइल ही नहीं है मार्केट में, इतनी ज़बरदस्त मोबाइल की क्या है सेल है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की इतनी ज़बरदस्त सेल है। किसी का बिजनेस ज़बरदस्त चल रहा है, किसी का बिजनेस क्या है एकदम नहीं चल रहा है। कोई भूखों मर रहा है, और कि वही देखिए कुदरत होती है, कब किसको क्या है महान बना दे। इसीलिए हमेशा प्रयास करता रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए, ठीक है। हमेशा देखिए किसकी वैल्यू कब आ जाए। आप ही लोगों में आज आप घर पे गाली पा रहे होंगे, समाज में गाली पा रहे हो, किस दिन प्रभु ने चाहा आपकी किस्मत बना देगा और आपकी क्या हो जाएगी। जैसे सैनिटाइजर देखिए IAS बन गया इस समय। सैनिटाइजर कोई जानता नहीं था, अभी पिछले साल में जानता ही नहीं था बड़े तो सैनिटाइजर। वो तो इधर उधर जानते थे हाँ कि सैनिटाइजर होता, लेकिन आज क्या बन गया, वह IAS हो गया। IAS हो गया, एक साल में जबरदस्त रिजल्ट हो गया उसका। कौन जानता था इतना है। नहीं लेंगे तो भाई जुर्माना लग जा रहा है। अगर नहीं पुलिस चेक कर ले रही, पैंट में नहीं है तो क्या है, जेब में नहीं है तो क्या है, जुर्माना लग जा रहा है। ये सैनिटाइजर इतना महत्व हो गया है। तो भाई इस तरह से ये चीज़ों कब किसका महत्व आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। बस आप प्रयास करते रहिए, मार्केट में रहिए, समाज में रहिए। ऐसा नहीं है कि आप समाज से विरक्त हो जाइए, अपने आप को क्या है देश दुनिया से हटा लीजिए। अगर आप समाज में रहेंगे तो देखिए किसी रूप में रहेंगे, एक दिन आपकी वैल्यू जरूर आएगी। तो ये देखो, ये प्लस है और ये माइनस क्यू है। तो अब खुद देख लो, खुद तुम देख लो कि क्या होगा। ये भाई साहब अपने इस पोजीशन में आएंगे, खुद देखो ये प्लस है, ये माइनस है, इसके कारण इस पे फोर्स कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव इधर लगेगा। बोलो ये प्लस है तो इसके कारण इस पे फोर्स कैसे लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। अट्रैक्टिव लगने का मतलब क्या हो गया, ये देखो इधर की तरफ, ये देखो अट्रैक्टिव लगने का मतलब क्या हो गया, ये देखिए अट्रैक्टिव लगने का मतलब ये फोर्स किधर की तरफ हो गया, इधर की तरफ हो गया। ये देखिए F1 हो गया। बोले भाई ये प्लस हो गया माइनस हो गया तो ये अट्रैक्टिव लगेगा। तो ये बताइए अट्रैक्टिव लगेगा तो ये डिस्टेंस r कम है तो F1 क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कभी ये इसको खींच के यहां लाएगा, नहीं लाएगा, इसको यहां लाएगा। फिर इधर भी चेक कर लेते हैं भाई दोनों तरफ से, ठीक है। दोनों तरफ से इसलिए चेक करते हैं क्योंकि न्यूट्रल वाले में बड़े गड़बड़ी है। एक तरफ से स्टेबल का गुण आता है और एक तरफ से क्या आता है, अनस्टेबल का गुण आता है। तो इसीलिए दोनों तरफ से चेक करना, ठीक है। तो अब ये देखो, क्योंकि दोनों तरफ से ये माइनस क्यू हो गया। अब देखो इसको इधर हमने शिफ्ट किया तो बताओ बीच की डिस्टेंस कम हुई, बोलिए बीच की डिस्टेंस कम हुई, इनके कारण इस पे फोर्स कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव। ये देखिए फोर्स अट्रैक्टिव लग रहा है F2। अब बताओ F2 बढ़ गया कि नहीं जब बीच की डिस्टेंस कम हुई। तो बताओ जब F2 बढ़ जाएगा तो ये इसको खींच के अपने इस पोजीशन में लाएगा कि नहीं। तो जब अपनी पोजीशन में लाएगा तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ये ध्यान देना, कौन सा इक्विलिब्रियम होगा भाई, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। किस इक्विलिब्रियम में होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो भाई खींच के अपने पोजीशन इस पोजीशन में ले जा रहा है तो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है भाई। अब इसी पे देखिए क्वेश्चन कर लेते हैं और वहां पे कई चीजों को देख लेते हैं कैसे है क्या है। चलिए भाई ध्यान दीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस पे कई तरह की बातें हम आपको बताएंगे। ये देखिए इस प्रकार से दिया है, एक चार्ज Q दिया है, एक चार्ज Q दिया है और एक चार्ज ये माइनस Q दिया है, ठीक है। ये ध्यान देना, एक चार्ज Q दिया है, एक चार्ज Q दिया गया है और एक बेटा ये क्या दिया गया है, ये एक माइनस Q चार्ज दिया गया है। ये देखिए माइनस Q चार्ज दिया गया है। ये क्या है यहां पे, ये यल है, ये यल है और ये यहां पे ये देखो ये यक्स है, ये यक्स है, देख रहे हो। ये Q है, Q है, ये यल है, ये यल है और ये यहां पे यक्स है, ये माइनस Q चार्ज है। तो आपसे ये कहा जा रहा पहला काम, फाइंड नेट फोर्स ऑन माइनस Q चार्ज। मतलब पहला काम आप क्या करिए, फाइंड नेट फोर्स ऑन माइनस Q चार्ज। ये देखिए फाइंड नेट फोर्स ऑन माइनस Q चार्ज। ये देखिए नेट फोर्स आपको माइनस Q चार्ज पे बताना है। फाइंड नेट फोर्स ऑन माइनस Q चार्ज मतलब माइनस Q चार्ज पे आपको नेट फोर्स बताना है।
तो आप देख लो बच्चों कितने प्रकार का इस पे फोर्स लग रहा है, ये देख लीजिए कितने प्रकार का फोर्स इसमें लग रहा है, इसको जरा देख लीजिए। तो ये देखिए ये प्लस क्यू दिया है, ये माइनस क्यू दिया है, ये एल है, ये एक्स है, ये क्या होगा रूट में एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये एल है, ये एक्स है, ये क्या होगा भाई रूट में एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। बोले भाई हो गया कि नहीं? तो जरा इस पे फोर्स देखते हैं। तो ये बताइए इस क्यू के कारण इस माइनस क्यू पे फोर्स क्या होगा, बोलो। इस क्यू के कारण इस माइनस क्यू पे फोर्स होगा F1 इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे हाफ। बोली भाई हो जाएगा कि नहीं? इसके कारण जरा देख लो, इस क्यू के कारण इस माइनस क्यू पे फोर्स देख लो। इस क्यू के कारण इस माइनस क्यू पे फोर्स क्या होगा F2 इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे क्या हो गया हाफ हो गया। ठीक है, हाफ का स्क्वायर करेंगे तो हाफ खत्म हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे हाफ खत्म हो जाएगा। अब देखिए F1 और F2 फोर्स लग रहे हैं। अब ये बताओ ये एंगल थीटा दिया गया है, ये भी एंगल थीटा दिया गया है। तो अब यहां पर रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, वेक्टर का कंपोनेंट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए वेक्टर का कंपोनेंट करते हैं। तो अब हम F1 और F2 को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लें। तो ये देखिए थीटा के पास वाला कंपोनेंट जो होता है F1 कॉस थीटा, और थीटा से दूर वाला जो कंपोनेंट होता है F1 साइन थीटा। F2 को भी ऐसे रिजॉल्व कर लें, थीटा के पास वाला कंपोनेंट F2 कॉस थीटा, और थीटा से दूर वाला कंपोनेंट F2 क्या साइन थीटा। ये बताइए क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए? जो रिजल्टेंट फोर्स हो गया वह कितना हो गया, ये बताइए। रिजल्टेंट फोर्स F इक्वल टू, बोलो भाई, जो रिजल्टेंट फोर्स हो गया वह F इक्वल टू क्या हो गया, F1 कॉस थीटा प्लस F2 कॉस थीटा हो गया। देखिए F इक्वल टू क्या हो गया, F1 कॉस थीटा और प्लस F2 क्या कॉस थीटा हो गया। बोले भाई हो गया कि नहीं? F इक्वल टू F1 कॉस थीटा प्लस F2 कॉस थीटा, या F इक्वल टू क्या हो गया 2F1 कॉस थीटा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लिए। या ये देखिए F इक्वल टू क्या हो जाएगा 2F कितना हो जाएगा के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस थीटा यहाँ से कैसे निकालेंगे, ये देखिए कॉस थीटा, हमेशा ध्यान दीजिएगा कॉस थीटा क्या होगा, ये बताइए। कॉस थीटा इस ट्रायंगल से बेस अपॉन ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया कि नहीं? तो यक्स कितना है, यक्स है, और ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे हाफ। तो ये बताओ F इक्वल टू क्या हो गया 2k क्यू क्यू एक्स अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2। बताइए क्या फोर्स आ गया कि नहीं? बोले भाई फोर्स आ गया। तो ये आपने पहला क्वेश्चन फाइंड कर लिया कि नेट फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज, मतलब नेट फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब यहां कह रहा है कि ये कहा जा रहा है कि फाइंड ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस एक्स। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, फाइंड ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस एक्स। चलो भाई आप ग्राफ फाइंड कर लें, या सबसे पहली चीज एक फाइंड कर लें, फाइंड कंडीशन ऑफ, रुक जाइए, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम फोर्स जरा फाइंड कर लो। ये देखो क्या होगा, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम फोर्स क्या हो जाएगा भाई? तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमम फोर्स का मतलब dF अपॉन dx इक्वल टू 0 करेंगे। क्यों भाई? जो चीज मैक्सिमम होती है वह कांस्टेंट होती है कि नहीं? बताइए फोर्स मैक्सिमम है तो dF बाई dx इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अगर dF बाई dx इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ F की वैल्यू रखते हैं, ये देखो d अपॉन dx 2k क्यू क्यू x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू क्या आता है, प्लस माइनस r/√2। यानी r/√2 पे एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट है, r/√2 एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट है r/√2 जहां पे कूलम फोर्स जो है वह मैक्सिमम है। ध्यान दीजिएगा, एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट है r/√2 जहां पे कूलम फोर्स जो है वह बच्चों क्या है, मैक्सिमम है। ये ध्यान दीजिएगा, एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट है जहां पे कूलम फोर्स क्या है, मैक्सिमम है। तो dF बाई dx इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब dF बाई dx इक्वल टू क्या हो गया,
जीरो हो गया। तो एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट है जहां पे कूलम फोर्स क्या है, मैक्सिमम है, और ये x इक्वल टू आर बाई रूट टू है, x इक्वल टू आर बाई रूट टू है। ठीक है कि नहीं? तो अब ग्राफ कैसे हो जाएगा इसका, ये देख लीजिए, ये फोर्स है, ये x है, तो देख लो इधर की तरफ फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे निगेटिव डायरेक्शन में है, तो निगेटिव डायरेक्शन में है तो ये ऐसे आएगा। ये वाला पॉइंट क्या है, x इक्वल टू प्लस आर बाई रूट टू। ठीक है, इधर अगर माइनस चार्ज होता है तो उस पर फोर्स कैसे लगता है, देखो रिजल्टेंट इधर लगेगा। बोलो भाई, रिजल्टेंट इधर लगेगा, देखिए रिजल्टेंट इधर लगेगा, ये देखिए रिजल्टेंट इधर लगेगा। तो अगर रिजल्टेंट इधर लगेगा तो इधर की तरफ फोर्स कैसे होगा, बोलो बोलो, ये देखो इधर की तरफ जो फोर्स होगा वह ऐसे हो जाएगा, यानी ये क्या होगा, x इक्वल टू माइनस आर बाई रूट टू हो जाएगा। बोलो भाई हो जाएगा कि नहीं? तो क्या x इक्वल टू प्लस आर बाई रूट टू और x इक्वल टू माइनस आर बाई रूट टू पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा कि नहीं? बोलो बच्चों, होगा ना मैक्सिमम, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर है कि नहीं? अब देखिए इसमें एक चीज ये पूछा जाता है, ठीक है, फाइंड कंडीशन ऑफ एसएचएम एंड मास ऑफ माइनस क्यू चार्ज इज यम, ऑल्सो फाइंड क्या, आपको क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड ऑफ क्या, माइनस क्यू चार्ज, या ऐसे दिया है फॉर एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन कब हो सकता है, जब x इज लेस देन r होगा। अगर ये x इस यल से काफी छोटा होता है तभी क्या है, यहां पे ये x अगर यल से काफी छोटा होता है तभी रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x आएगा। ठीक है, तो अब ये देखिए यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा, यानी एफ रिस्टोरिंग क्या हो जाएगा, माइनस एफ नेट, या माइनस एफ नेट का मतलब माइनस टू के क्यू क्यू यक्स अपॉन यल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2। ये बताइए x इज लेस देन यल है, अगर x इज लेस देन यल है तो आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस टू के क्यू क्यू यक्स अपॉन यल पे कितना हो जाएगा, क्यू। बोले भाई अगर x यल से छोटा है काफी तो x स्क्वायर टेंस टू 0 हो जाएगा कि नहीं? तो अब ये बताओ एफ रिस्टोरिंग क्या हो जाएगा, माइनस टू के क्यू क्यू यक्स अपॉन कितना हो जाएगा, यल क्यू हो जाएगा। आप जानते हैं कि टाइम पीरियड निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन को अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के रूप में लाते हैं। बोले भाई आप ये जानते हैं कि टाइम पीरियड निकालने के लिए किसी इक्वेशन को अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के फॉर्म में लाते हैं, यानी अल्फा इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बोलो भाई ओमेगा स्क्वायर एक्स के फॉर्म में लाते हैं तो ये बताओ ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 2k क्यू क्यू अपॉन यल क्यू, या ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में 2k क्यू क्यू अपॉन यल क्यू हो जाएगा। बोलो भाई हो जाएगा कि नहीं? या टाइम पीरियड t इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 2 पाई रूट में, बोले भाई अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा होगा कितना, m नहीं लिखे क्या, यहाँ से m निकालना पड़ेगा ना, हाँ m होगा, ये क्या हो जाएगा ml क्यूब अपॉन 2k क्यू क्यू। ये देखिए टाइम पीरियड हो जाएगा। बोलिए भाई टाइम पीरियड आ गया कि नहीं? तो अगर किसी भी चार्ज को हम एक्सिस पे रखते हैं तो इस प्रकार से हम उनका टाइम पीरियड ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब देखो बच्चों अगला जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वह इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ाने जा रहा हूं। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का सारा बेसिक बता देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सारा बेसिक बता देंगे, और जिन जिन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उनका एक टेबल में बना के लिख देंगे। जैसे देखिए जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, पॉइंट चार्ज के कारण होती है, जिसके कारण होती है उसके कारण एक टेबल में बनाते हुए हम उसको क्या करेंगे, लिखेंगे। देखिएगा जो आपका 6, 7, 8 लेक्चर था उसको मैं एक लेक्चर में एकदम क्या है शॉर्ट में कर दूंगा, जो आपने 8, 9 लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है, उसको मैं एक लेक्चर में एकदम शॉर्ट कर दूंगा और वही एकदम आप पढ़ के जाइए। देखिएगा पूरे फिजिक्स में यही काम करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, वही आप पढ़ के जाइए और देखिए उसी से रिलेटेड आप प्रॉब्लम लगाइए और एकदम मेंटली फ्री रहिए, एकदम मेंटली स्ट्रेस मत लीजिए इस समय। ठीक है, लक्ष्य आपका एक होना चाहिए लेकिन स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में? परीक्षाएं होंगी आएंगी जाएंगी, जैसे भाई अटल जी कैसे कहे थे, सरकारें आएंगी जाएंगी, इसी तरह परीक्षाएं आएंगी जाएंगी,
ठीक है, हमारी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। कौन नहीं रुकनी चाहिए? पढ़ाई। और समझ रहे हो ना, भाई अटल जी ने कहा था सरकारें आएंगी जाएंगी, भाई होंगी ना, लेकिन ये लोकतंत्र रहना चाहिए, राजतंत्र रहना चाहिए, भारतवर्ष रहना चाहिए। उसी तरह से भैया परीक्षाएं होंगी नहीं होंगी, हमारी पढ़ाई क्या है नहीं रुकनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब पढ़ाई रुक जाएगी ना तो समझ लीजिए कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए स्ट्रेस विहीन होकर काम करिए, सफलता निश्चित मिलेगी। और हम लोगों ने उन्हीं लोगों को देखा है कि भैया असफलता से घिरे होकर भी सफलता प्राप्त करके गए हैं। हाँ, बस अपने मनोदशा अपनी काबिलियत पे वो हमेशा क्या है भरोसा किए हैं और अंतिम समय तक जूझते रहे हैं। ठीक है, रण क्षेत्र में वही विजयी होता है जो अंतिम क्षेत्र तक क्या है अंतिम छोर तक, अंतिम दिन तक लड़ता रहता है। वह अपना समय ये नहीं गंवाता है, अपना समय नहीं गंवाता है कि अरे नहीं मुझे नहीं पढ़ना है, ये बीमारी आ गई इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो गया। ऐसा लोग तो कायर जवाब देते हैं। जिनको बताना है कि एक्सक्यूज देना है, जिनको बहाने देना है, वह बहाने लोग करते हैं। पढ़ने वाले बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, उनको कोई डर नहीं लगता, उनको कोई भय नहीं लगता है, वह पढ़ते रहते हैं। मैंने कहा ना परीक्षाएं आएंगी जाएंगी, लेकिन क्या आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, ये ध्यान देना है आपको। ठीक है भाई, तो इस तरह से हो गया। अब चलो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानते हैं क्या है कैसे है। छोटी छोटी बातें विशेषकर जो आप जान रहे हैं उन्हीं को मैं समेटने की कोशिश कर रहा हूं, कम में बताने की कोशिश कर रहा हूं और बेस्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब चलिए भाई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। चलो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? देखिए भाई इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं कि जहां तक कोई चार्ज किसी दूसरे चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल कर सके, हम वह उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जहां तक कोई चार्ज अगर किसी दूसरे चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, हम उस चार्ज को, ठीक है, उस चार्ज की क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है ना भाई, उसको वहां पर क्या कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड E = F बाई क्या Q। ये देखिएगा फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिट न्यूटन पर कूलम, डायमेंशन फार्मूला mL⁻⁻2 AT mL⁻³ A⁻⁻1। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, फ्रॉम कहां से, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वह हायर पोटेंशियल से लेकर क्या होता है लोअर पोटेंशियल तक होता है। ये देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है हायर पोटेंशियल से लेकर लोअर पोटेंशियल तक होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हायर से लेकर कहां तक, लोअर तक होता है। ठीक है, या पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज होता है। ये देखिए पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वह हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक होता है, या पॉजिटिव चार्ज से लेकर निगेटिव चार्ज तक होता है। ये देखिए पॉजिटिव चार्ज से लेकर निगेटिव चार्ज तक। ये देखिए ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये आपका हायर पोटेंशियल हो गया, ये आपका लोअर पोटेंशियल। हमेशा याद रखिएगा अगर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, और अगर निगेटिव चार्ज रखा गया है तो निगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये देखिए ये पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स होता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, और निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स होता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है भाई, क्या होता है विपरीत दिशा में लगता है। तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स होता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स होता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में होता है। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया यहां पर। अब देखिए कुछ मुख्य बातों को इसमें ध्यान दीजिएगा। कुछ जैसे काइनेमेटिक्स वाले क्वेश्चन आते हैं, कुछ काइनेमेटिक्स वाली चीजें आती हैं, उनको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज इसमें पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देख लीजिए। देखिए भाई पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देख लीजिए। पहली चीज पाथ ऑफ चार्ज्ड, ये देखिए पार्टिकल
इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब किसी भी चार्ज पार्टिकल का पाथ जो है वह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, इसको आइए हम लोग देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाता है तो उसका पाथ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। देखिए, दो केस हैं। ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल इसके अलोंग एंटर करता है ऐसे, ठीक है, तो याद रखिएगा उसका पाथ जो होगा वह क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, यहां पर स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, वेलोसिटी, ऑल चेंज, सारा चीजें क्या होंगी, चेंज होगी। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इस पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। अगर फोर्स लग रहा है तो एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन तभी होगा जब वेलोसिटी में चेंज होगा। अरे भाई, अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं हो तो एक्सीलरेशन नहीं होगा ना, तो तभी होगा जब एक्सीलरेशन होगा। तो याद रखिएगा, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चलता है तो उसका स्पीड, उसका काइनेटिक एनर्जी, उसका मोमेंटम, उसका वेलोसिटी, ऑल चेंज, सब कुछ चेंज होता है। स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, वेलोसिटी, ऑल चेंज, सब कुछ चेंज होता है। देखिए, स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, वेलोसिटी, ऑल चेंज, सब कुछ चेंज होता है, ठीक है। लेकिन यही अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के मूव करता है तो उसका पाथ पैराबोलिक होता है। ध्यान दीजिए, इफ चार्ज पार्टिकल, अगर यही चार्ज पार्टिकल, ध्यान दीजिएगा, यही चार्ज पार्टिकल मूव परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान दीजिएगा, इफ चार्ज पार्टिकल मूव परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, पाथ पैराबोलिक, यानी इसका जो पाथ होता है वह क्या होता है, पैराबोलिक। कौन बोलिक, पैराबोलिक। याद रखिएगा, इफ द चार्ज पार्टिकल मूव परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, इट्स पाथ पैराबोलिक, इसका पाथ जो होता है वो पैराबोलिक होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, देखो भाई, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और कोई चार्ज इस प्रकार से मूव कर रहा है, तो ये देखो इस तरह से मूव कर रहा है, ये आपका क्या है, वाई है, और ये आपका क्या है, एक्स है। तो अगर इस प्रकार से मूव कर रहा है तो इसका पाथ क्या होता है, वो पैराबोलिक होता है। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें दो तरह के मोशन होते हैं, एक आपका एक्स एक्सिस का मोशन होता है। जैसे देखिए, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी अगर यू है तो वह कांस्टेंट होती है, एक्स एक्सिस की जो वेलोसिटी वह देखिए कांस्टेंट होती है, और एक्स एक्सिस की जो वेलोसिटी होगी एक्स इक्वल टू वह क्या होगी, यूटी होगी, पहला इक्वेशन। और वाई एक्सिस का जो होता है वह 0 प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, ये दूसरा इक्वेशन हो गया, यानी 0 प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। अब देखिए, वाई इक्वल टू क्या हो गया, हाफ ए कितना हो गया, क्यू वी बाई एम, और टी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, या वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ क्यू वी एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, एम यू स्क्वायर हो गया। बताइए भाई, क्या वाई आ गया कि नहीं। तो ये वाई एक्सिस का क्या हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूले पे तमाम तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो वाई एक्सिस का जो डिफ्लेक्शन हो गया वह क्या हो गया, वाई इक्वल टू हाफ क्यू एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, एम यू स्क्वायर। वाई इक्वल टू हाफ क्यू एक्स स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, एम यू स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। अब इसमें देखिए, आपको ये पता है कि एक्सेलेरेशन किसी भी चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू वी बाई एम होता है। याद रखना, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चलता है तो उसका एक्सेलेरेशन ए इक्वल टू क्यू वी बाई एम होता है, ठीक है ना। अब ध्यान, दूसरी चीज ध्यान दीजिए, अब इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल बिटवीन टू पैरेलल हॉरिजॉन्टल प्लेट। अगला क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल, छोटी छोटी बातें, इक्विलिब्रियम, ये देखिएगा, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल प्लेट, ठीक है, टू हॉरिजॉन्टल पैरेलल प्लेट। ये देखिए भाई, ये इस प्रकार से ये एक प्लेट दी गई है, ये देखिए एक प्लेट ये दी गई है, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बताइए इसका वेट क्या होगा, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, लगेगा कि नहीं भाई, वेट तो इसका क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। मान लीजिए नीचे वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है,
तो भाई इंडक्शन के कारण ऊपर वाली प्लेट पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये बताओ अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो इस पे फोर्स कैसे लगेगा, वह इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में लगेगा। बोलो भाई, अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो ये बताओ इस पे फोर्स की दिशा कैसे लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में लगेगा, यानी ये QV हो गया। बोले भाई QV हो गया कि नहीं। अब बताओ बच्चों ये क्या हो जाएगा, QV = mg। कुछ भी पूछा जा सकता है, मान लीजिए पूछा जाए एक्सेस इलेक्ट्रॉन बताइए तो NeE = क्या हो गया, mg हो गया। मान लीजिए पूछा जाए प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए तो ये देखिए NeV/d = mg। बोले भाई दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस जो हो गया वह d हो गया और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, v हो गया। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये कहता है कि जो ये स्फेरिकल ड्रॉप रखा गया है, ये स्फेरिकल ड्रॉप जो रखा गया है इसका रेडियस r है और उसकी डेंसिटी ρ है, तो उस कंडीशन में उसका रेडियस और डेंसिटी बताइए। भाई उसका रेडियस और डेंसिटी बताइए। तो अगर ये कहता है तो उसका रेडियस और डेंसिटी बताइए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, NeV/d = 4/3 πr³ ρ इंटू कितना, g। बोलिए भाई NeV/d = 4/3 πr³ ρ इंटू कितना हो जाएगा, g हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल प्लेट। ठीक है भाई। अब इसी पे देखिए क्वेश्चन आता है, अगर स्प्रिंग मास सिस्टम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड। ध्यान दीजिएगा क्या है, इफ स्प्रिंग मास सिस्टम प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, देयर इज नो इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड। ये ध्यान दीजिएगा, टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। जैसे स्प्रिंग मास सिस्टम का मतलब जानते हैं ना, ये देखिए ये स्प्रिंग मास सिस्टम, अगर स्प्रिंग मास सिस्टम को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो इनके टाइम पीरियड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर सिंपल पेंडुलम को, चार्ज सिंपल पेंडुलम को अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उसका टाइम पीरियड चेंज होता है। ये ध्यान दीजिएगा, इफ चार्ज सिंपल पेंडुलम प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान दीजिएगा, इफ चार्ज सिंपल पेंडुलम प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम पीरियड चेंज, यानी उसका टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड चेंज, यानी उसका जो टाइम पीरियड होगा वह क्या होगा, चेंज होगा। तो चलो भाई देख लेते हैं कैसे, किस प्रकार से चेंज होगा और देख लेते हैं। मान लो ये एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, इसका चार्ज Q है, मास m है। तो अगर एयर में है तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, रूट में L/, क्या होगा, G होगा, क्योंकि एयर पे तो क्या इसके चार्ज का कोई इफेक्ट होगा नहीं। भाई उसके चार्ज पे इफेक्ट कब करेगा, जब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आवेगी। जब तक कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आवेगी तब तक उसके चार्ज पे क्या है, कोई इफेक्ट क्या है, नहीं होगा। क्या कोई प्रभाव होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा। जब तक कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आती है तब तक क्या है, उसके चार्ज पे कोई प्रभाव नहीं होगा। तो ये देखिए टाइम पीरियड T = 2 π√L/, कितना हो गया, G। अब मान लीजिए हम क्या है, इस प्रकार से ये देखिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रख रहे हैं, ये क्या हो गया, इस तरह से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहे हैं। ये देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहे हैं तो क्या कहने का मतलब है भाई, अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहे हैं तो ये देखिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहे हैं, तो ये देखो कोई सिंपल पेंडुलम है प्लस, ये बताओ इसका mg भी नीचे होगा, इस पर जो फोर्स लगेगा वह QV भी नीचे होगा। तो ये बताइए अपेरेंट फोर्स क्या हो जाएगा, इसका अपेरेंट फोर्स यानी mg' = mg + QV हो जाएगा। बोले भाई ये तो अपेरेंट फोर्स होगा, mg' = mg + QV हो जाएगा, या g' = g + QV/ क्या हो गया, m हो गया। बोलिए g' = g + QV/ क्या हो गया, m। या टाइम पीरियड T' = 2 π
अंडर रूट यल अपॉन जी प्लस क्यू वी बाई क्या हो गया, यम हो गया। बताइए क्या टाइम पीरियड आ गया कि नहीं। तो देखिए टाइम पीरियड टी डैश इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट यल अपॉन जी प्लस क्यू वी बाई क्या हो गया, यम हो गया। यही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर चेंज होता है, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो गया, ये देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो गया और इस प्रकार से ये देखो ये पेंडुलम ऐसे दिया गया है। अब इसमें देखो किस प्रकार के चेंजेज होंगे, ये बताइए इनका वेट mg ऐसे लगेगा और ये बताइए इनका फोर्स qv ऐसे लगेगा, लगेगा कि नहीं। अब बताओ इनका जरा अपेरेंट वेट बताओ क्या हो जाएगा, mg डैश, बोलिए भाई mg डैश। तो mg डैश कितना हो जाएगा, mg डैश इक्वल टू रूट में mg का स्क्वायर प्लस qv का होल स्क्वायर, या g डैश इक्वल टू रूट में जी स्क्वायर प्लस क्यू वी बाई यम का होल स्क्वायर। अब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए, टाइम पीरियड टी डबल डैश इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट यल अपॉन रूट में जी स्क्वायर प्लस क्यू वी बाई यम का होल स्क्वायर। तो बताइए क्या अपेरेंट टाइम पीरियड आ गया कि नहीं, टी डबल डैश इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट यल अपॉन रूट में जी स्क्वायर प्लस क्यू वी बाई यम का क्या होल स्क्वायर आ गया। ये देखिए ये अपेरेंट टाइम पीरियड आ गया कि नहीं। तो इस प्रकार से अगर किसी भी स्प्रिंग मास सिस्टम को, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके टाइम पीरियड पे कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर किसी सिंपल पेंडुलम को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखा जाता है तो उसके टाइम पीरियड में चेंज आता है, उसके टाइम पीरियड में चेंज क्या है, आता है। तो कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, समझना ही पड़ेगा, नहीं समझेंगे तो करेंगे क्या, ठीक है, इसलिए समझिए चुपचाप। अब देखिए भाई, ये तो स्प्रिंग मास सिस्टम के बारे में हमने बताया। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी फील्ड होती है, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड, यानी क्या कहने का मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह कंजर्वेटिव फील्ड है। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, इसमें जो किया गया कार्य होता है वह पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। भाई कंजर्वेटिव का मतलब है कि जो किया गया कार्य होता है वह पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, वह इनिशियल और फाइनल पॉइंट के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। यानी वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, वर्क डन, ये ध्यान दीजिएगा, वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ये ध्यान रखिए, वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, यानी वर्क डन जो है वह पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। बात समझ रहे हो ना भैया, वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ठीक है, क्या डिपेंड्स ऑन इनिशियल, डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ पॉइंट। ये ध्यान दीजिएगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ पॉइंट। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, अगर हम एक डायरेक्ट जाते हैं इसमें वर्क करते हैं डब्ल्यू ए, एक ऐसे घूम के आते हैं इसमें वर्क करते हैं डब्ल्यू बी, और एक ऐसे घूम के आते हैं और इसमें वर्क करते हैं डब्ल्यू सी। तो ये बताइए इन तीनों का डिस्प्लेसमेंट क्या है, समान है, बोलिए। अरे भाई इन तीनों का डिस्प्लेसमेंट समान है कि नहीं। अगर इन तीनों का डिस्प्लेसमेंट समान है तो इन तीनों में किया गया कार्य जो है वह क्या होगा, समान होगा। ये देखिए इन तीनों में किया गया जो कार्य होगा, यानी डब्ल्यू ए इक्वल टू जो है डब्ल्यू बी इक्वल टू जो है डब्ल्यू ई सी इक्वल टू जो है वह तीनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये भाई ध्यान दीजिएगा, डब्ल्यू ए इक्वल टू डब्ल्यू बी इक्वल टू डब्ल्यू सी इक्वल टू जो है ये तीनों आपस में बराबर होगा। अब इस पे एक जरा क्वेश्चन छोटा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन देखने का मतलब क्या है, ये देखो
ये आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है भाई, इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। कोई चार्ज जो है वह ऐसे आ रहा है, ऐसे यूं आया, ए से बी आया, बी से सी आया, ये देखिए ऐसे आया 45 डिग्री, ये आर दिया है, ये r√2 दिया है। करा कि अगर कोई चार्ज ए से बी आ रहा है और बी से सी आ रहा है तो आप वर्क बताइए। कोई चार्ज अगर ए से बी आ रहा है, बी से सी आ रहा है, तो आप वर्क बताइए क्या होगा। भाई ए से अगर बी आ रहा है, बी से सी आ रहा है, तो आपको वर्क बताना है, ठीक है। तो ये बताइए अगर ए से बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है, तो वर्क क्या होगा। इन दोनों पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये देखिए इन दोनों पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये आर हो गया। क्यों भाई, यही तो हो गया, इन दोनों पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये देखो इनके और इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया, आर। तो वर्क डन क्या हो जाएगा ये बताओ, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, न इस पे डिपेंड करेगा न इस पे डिपेंड करेगा, ये आर हो गया, तो क्या हो गया QE इंटू आर, ठीक है भाई। तो वर्क डन W इक्वल टू QE इंटू कितना हो गया, आर हो गया, ठीक। अब देखते हैं इसमें काइनेमेटिक्स कैसे आता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी काइनेमेटिक्स का यूज कैसे आता है, काइनेमेटिक्स का यूज कैसे आता है, यूज ऑफ काइनेमेटिक्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है भाई। देखिए स्पीड फास्ट है, क्योंकि अगर स्पीड फास्ट नहीं होगा तो 50 दिन में खत्म नहीं होगा। हाँ, लेकिन आप लेक्चर में, आज का लेक्चर देख लीजिएगा, 7-8 लेक्चर में हम लोग यहाँ पहुँचे होंगे, 6-7 लेक्चर में, 6-7वें लेक्चर में, और दूसरे लेक्चर में हम लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। स्पीड फास्ट करिए, रिवीजन फास्ट करिए, हमारे साथ चलिए, 50 दिन में पूरी फिजिक्स को ख़त्म करिए। हाँ, बस सब कुछ सही रहे, सब कुछ स्वस्थ रहे, चकाचक रहे, तो जरूर हो जाएगा। तो अब ये देखिए यूज ऑफ काइनेमेटिक्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किस प्रकार से काइनेमेटिक्स का यूज होता है, ठीक है भाई। तो यूज ऑफ क्या, काइनेमेटिक्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, किस प्रकार से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम काइनेमेटिक्स का यूज करेंगे, आइए चलिए देखते हैं, ठीक है। चला जाए, देखा जाए, ठीक है। तो चलो भाई काइनेमेटिक्स का यूज कर ही लें हम लोग, आ जाओ। तो चलो बच्चों, अब देखो काइनेमेटिक्स का यूज कैसे करेंगे। ये देखिए सबसे पहली चीज आपको पता है कि V इक्वल टू U प्लस क्या होता है, AT। यस इक्वल टू क्या होता है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और V स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 0 प्लस 2AS। ये ध्यान रखिएगा, जहां जैसी जरूरत पड़ेगी। और याद रखिएगा अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में हैं तो A इक्वल टू क्या होगा, QV/M है। और अगर हम फ्रॉम रेस्ट से चलते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम रेस्ट से चल रहे हैं तो याद रखिएगा इनिशियल वेलोसिटी U इक्वल टू 0 होगा। इनिशियल वेलोसिटी U इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब मान लीजिए ये कहा जाए कि ये चार्ज Q, क्वेश्चन है जैसे चार्ज Q मूव फ्रॉम रेस्ट, ये देखिएगा मूव फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिएगा ये चार्ज Q मूव फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान दीजिएगा, एक चार्ज Q जो है वह रेस्ट पे है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चार्ज Q मूव फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखिएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। चार्ज Q मूव फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट फॉर टाइम t, दूसरा फॉर डिस्टेंस x, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। आपको काइनेटिक एनर्जी बताना है, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो आपको काइनेटिक एनर्जी बताना है। तो बच्चों ये बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। बोलो भाई, ये तो होता है काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर। ये देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। तो ये बताइए अगर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है तो ये बोलो V इक्वल टू U प्लस क्या होगा, AT होगा, और रेस्ट से U क्या होगा, 0 होगा। तो अब बताइए काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m a स्क्वायर t स्क्वायर। ये बताइए
इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेशन क्या होता है? अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में चल रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बताइए? हाफ एम क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर बाई एम स्क्वायर टी स्क्वायर। ये देखिए एम से एम कट गया, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर बाई 2m हो गया। बोलिए भाई क्या काइनेटिक एनर्जी आ गया कि नहीं? और यही अगर मान लीजिए डिस्टेंस के टर्म में हो तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे? v स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2as लगाएंगे कि नहीं? बोलिए अगर डिस्टेंस के टर्म में है तो v स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस क्या लगाएंगे? 2as लगाएंगे। v स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस हम 2as लगाएंगे। और अगर इस तरह से हम यूज करते हैं तो ये बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी हाफ m 2as 2 कट गया। ये बताइए काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? m a s हो गई, जहां a की वैल्यू क्या है? qv बाई m। a की वैल्यू क्या है? qv बाई m। और ये देखो यस m कट गया, तो बोलिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया? QE यस। ये भी आपका नीट में आया हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ क्या हो जाएगा? QE यस हो जाएगा। बोलो भाई हो जाएगा कि नहीं? तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू QE यस हो गया। ये ध्यान दीजिए, ठीक है बच्चों, समझ रहे हो क्या है? तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू QE क्या हो गया? यस हो गया, ठीक है। अब देखिए इसी में क्या है, ये तो चार्ज Q मूव फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर टाइम t फॉर डिस्टेंस x, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब यहीं पे एक और क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी है, कई बार आ चुका भी है, देखिए उसको भी ध्यान दीजिए। क्या है? एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक, मूव फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बोथ कवर, ध्यान दीजिएगा, बोथ कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन डिफरेंट टाइम। ध्यान दीजिएगा क्या है? एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मूव फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बोथ कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन डिफरेंट टाइम, फाइंड रेशियो ऑफ देयर टाइम टेकन। क्या आपसे कह रहा है? फाइंड रेशियो ऑफ देयर टाइम टेकन, उनके टाइम टेकन का रेशियो बताना है आपको। क्या होगा? फाइंड रेशियो ऑफ देयर टाइम टेकन, मतलब जो टाइम टेकन है उनका आपको रेशियो बताना है। तो भैया एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों समान डिस्टेंस तय कर रहे हैं। ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन है 0 प्लस कितना चलेगा? हाफ AE² ये देखिए प्रोटॉन है, रेस्ट से कितना चलेगा भाई? रेस्ट से ही तो चलेगा, रेस्ट से 0 प्लस हाफ APTP²। बोलो बच्चों यही है कि नहीं? क्वेश्चन क्या कर रहा है? दोनों समान दूरी तय कर रहे हैं, यानी SE इक्वल टू SP, यानी हाफ AET² इक्वल टू हाफ APTP का स्क्वायर। ये देखो बच्चों ये दोनों हाफ हाफ कट गया, यानी TE अपॉन TP क्या हो गया? ये देखो T अपॉन TP क्या हो गया? रूट में, देखिए T अपॉन TP क्या हो गया? रूट में AP अपॉन AE। AP क्या होगा? चार्ज तो समान होगा दोनों का, QE अपॉन MP, और ये क्या होगा? QE अपॉन ME। ये देखिए कट गया। अब बताइए टाइम टेकन का रेशियो जो हो गया वह क्या हो गया? रूट में, बोलो ME अपॉन MP। ये ध्यान दीजिएगा, चाहे ऊपर से फ्री फॉल हो चाहे जमीन पे चले, कहीं से चले, याद रखिएगा हमेशा जो टाइम टेकन होता है वह इलेक्ट्रॉन का टाइम टेकन अपॉन इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम टेकन, और प्रोटॉन जो होता है वह आपका ME अपॉन MP होता है। यानी प्रोटॉन का जो टाइम टेकन होता है वह सबसे ज़्यादा होता है। भाई प्रोटॉन का मास ज़्यादा है ना, तो प्रोटॉन का जो टाइम टेकन होता है वह क्या होता है? ज़्यादा होता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना भाई? प्रोटॉन का टाइम टेकन जो होता है वह क्या होता है? ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहली चीज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, इनको भी जरा देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, मेन बातें क्या है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की।
ठीक है, छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिए कैसे क्या है। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है। देखो बच्चों, आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है वह इमेजिनरी और स्मूथ कर्व होता है। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है वह इमेजिनरी और स्मूथ कर्व होता है और पॉजिटिव चार्ज से परपेंडिकुलरली निकलता है और निगेटिव चार्ज पे परपेंडिकुलरली एंड होता है। ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिवली चार्ज से परपेंडिकुलरली निकलता है और निगेटिव चार्ज पे परपेंडिकुलरली क्या है, एंड होता है। ये देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे परपेंडिकुलर निकलता है, कहीं भी इधर उधर नहीं जाएगा। और निगेटिव चार्ज पे, ये देखिए, ये निगेटिव चार्ज पे परपेंडिकुलरली क्या करता है, ये देखिए प्रवेश करता है, परपेंडिकुलरली प्रवेश करता है। ये देखिए, निगेटिव चार्ज पे परपेंडिकुलरली क्या है, प्रवेश करता है। ठीक है भाई, क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से परपेंडिकुलरली निकलता है और निगेटिव चार्ज पे परपेंडिकुलरली क्या है, प्रवेश करता है। बोलो यस या नो, सही है, एकदम सही है। पॉजिटिव चार्ज से परपेंडिकुलरली निकल रहा है और निगेटिव चार्ज पे परपेंडिकुलरली क्या है, प्रवेश कर रहा है। और याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इमेजिनरी और स्मूथ कर्व होते हैं। ठीक है, इमेजिनरी और स्मूथ कर्व होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, स्मूथ कर्व होते हैं। और दूसरी बात, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डायरेक्टली मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ध्यान दीजिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ELF, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ELF होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वेयर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, ये ध्यान दीजिएगा, वेयर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डेंस, जहां घनी होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, मैक्सिमम होती है। जैसे मान लीजिए इस तरह से लाइनें यहाँ घनी हैं, लाइनें यहाँ घनी हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो क्या होगा, EA इज ग्रेटर देन EB, मतलब ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह बी पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा होता है। क्यों भाई, ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह बी पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होता है, ज़्यादा होता है। वेयर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, जहां इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डेंस होती है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, मैक्सिमम होती है। क्लियर है, सारी बातें क्लियर हो रही हैं कि नहीं, जरूर क्लियर हो रही हैं। वेयर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, मैक्सिमम, यानी EA इज ग्रेटर देन क्या हो गया, EB हो गया। अब देखिए यहां पर दूसरी बात क्या है बच्चों, ध्यान देना, दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी एक दूसरे को काटती नहीं हैं, दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। क्यों, क्योंकि उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे, ये देखिए, दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाएंगे। जैसे मान लीजिए दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, एक दूसरे को काट दी, तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाएंगे। एक देखिए, एक टेंजेंट ये हो गया, एक टेंजेंट ये हो गया, देखिए दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाएंगे। देखिए इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाएंगे, जो दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, जो दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल, जो संभव नहीं है। इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है, जो दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएंगे एक ही पॉइंट पे, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है। ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर मेक क्लोज लूप, ये ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर मेक क्लोज्ड लूप, कभी भी एक क्लोज लूप नहीं बनाती है। मतलब ये ऐसे तो सही है,
ठीक है, ये तो सही है, लेकिन कभी ऐसे नहीं हो सकता कि लौट के ऐसे आ जाए, ये गलत है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर मेक क्लोज लूप, कभी भी एक क्लोज लूप नहीं बनाती है। और अगली बात है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉट प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो। देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ELF नॉट प्रेजेंट इनसाइड कंडक्टर। कहने का मतलब समझ रहे हो ना, कंडक्टर के अंदर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, कंडक्टर के अंदर क्या होता है, कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, जिसके कारण उसके अंदर क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रवेश नहीं करती हैं। ये देखिए, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो है। तो ये देखो, ये ऐसे आएंगी और ऐसे सीधे निकल जाएंगी, ऐसे आएंगी, ऐसे सीधे निकल जाएंगे, इसके अंदर नहीं पाई जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, दो पॉजिटिव चार्ज का जो न्यूट्रल पॉइंट होता है, हमेशा उनको मिलाने वाली चार्ज के बीच में मिलता है। यानी न्यूट्रल पॉइंट ऑफ टू पॉजिटिव और टू नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल पॉइंट ऑफ टू पॉजिटिव और टू नेगेटिव चार्ज ऑलवेज lies between line joining of both charge। ठीक है, बात समझ रहे हो ना, न्यूट्रल पॉइंट ऑफ टू पॉजिटिव और टू नेगेटिव चार्ज ऑलवेज लाई बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग ऑफ बोथ चार्ज। ये देखिएगा, ये चार्ज आपका Q1 दिया गया है, ये चार्ज आपका Q2 दिया है, इनके बीच की डिस्टेंस R दी गई है। ये देखिए, इनके बीच की डिस्टेंस क्या दी गई है? R दी गई है। देख रहे हो बच्चों? ठीक है, तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इनका जो न्यूट्रल पॉइंट होगा हमेशा इनके बीच में होगा, क्योंकि इनके देखिए पॉजिटिव लाइन, ये भाई पॉजिटिव चार्ज क्यों रिपल करते हैं? क्योंकि उनसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है? निकलते हैं। तो देखो, इससे भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहे हैं, और ये देखो, इससे भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहे हैं। क्यों भाई, देख रहे हो कि नहीं? देखो, इससे भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहे हैं, तो क्या बताओ, बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां न्यूट्रल पॉइंट होगा कि नहीं? अरे बोलो ना, बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा ना जहां न्यूट्रल पॉइंट होगा। तो ये देखिए, बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां न्यूट्रल पॉइंट होगा, ये R1 हो जाएगा और ये R2 हो जाएगा, और इसकी शर्त क्या होगी? Q1/R1 का स्क्वायर इक्वल टू Q2/R2 का क्या? स्क्वायर। बोलो भाई, यही तो शर्त होगी, Q1/R1 का स्क्वायर इक्वल टू Q2/R2 का क्या? स्क्वायर। और एक बात ये भी याद रखिएगा, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जहां प्रेजेंट होता है, वहां इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वहां कम हो जाती हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डिक्रीजेज, यानी वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है? वह डिक्रीज कर जाती हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डिक्रीजेज, ये ध्यान दीजिएगा। और अगली बात ध्यान देना, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का जो न्यूट्रल पॉइंट होता है, न्यूट्रल पॉइंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑलवेज लाई आउटसाइड ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ऑफ बोथ चार्ज, किधर? टुवर्ड्स लेस मैग्नीट्यूड चार्ज। किधर होता है? टुवर्ड्स लेस मैग्नीट्यूड चार्ज होता है। ये देखिए, टुवर्ड्स लेस मैग्नीट्यूड चार्ज होता है। मान लीजिए ये चार्ज आपका Q1 दिया है, ये चार्ज आपका Q2 दिया है, ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये डिस्टेंस L है, तो ये देखो ऐसे होगा, ये देखो ऐसे है, देखो ऐसे है, ये देखो ऐसे है। मान लीजिए ये चार्ज ऐसे जा रहा है, ये चार्ज ऐसे जा रहा है, तो इन चार्जों की जाने की टेंडेंसी कहाँ होती है? इनफाइनाइट तक जाने की टेंडेंसी होती है। तो अब ये देखने से आपको क्या पता चल रहा है? इससे ज़्यादा लाइंस निकल रही हैं। देखिए 1 2 3
4 5 6, इससे ज्यादा लाइंस निकल रही हैं, तो जब इससे ज्यादा लाइंस निकल रही हैं तो इसका मतलब इसका चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी इसका चार्ज क्या है, ज्यादा है। और इसमें देखिए कम लाइन प्रवेश कर रही हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसमें जो है इसके चार्ज की वैल्यू क्या है, कम है। तो इसके चार्ज की वैल्यू क्या है, तो इसका जो न्यूट्रल पॉइंट होगा इससे क्या है, x डिस्टेंस पे यहां ये देखिए न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा कि नहीं, ये न्यूट्रल पॉइंट। और ये जो न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा इसकी जो शर्त होगी वह Q1/L + x का होल स्क्वायर और इक्वल टू Q2 अपॉन कितना, x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो मन के सच्चों। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आज इलेक्ट्रिक फील्ड तक मैंने एक्सप्लेन किया। अब कल 22 जुलाई के लेक्चर में आप लोग क्या देखेंगे, ठीक है, आप लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे और सारा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का सारा फार्मूला मैं एक ही जगह लिखवा दूंगा। ठीक है, देखिए सारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू लाइन चार्ज, चार्ज शीट, डाइपोल, सब एक जगह लिखवा देंगे, एक जगह सारा लिखवा देंगे। मतलब एक लेक्चर में वो सब खत्म हो जाएगा। समझो ना। तो चीज़ों को जितना ही फास्ट रिवीजन करिए और उस पर क्वेश्चन दनादन क्या है लगाइए। तो वेडनेसडे से मैं आपको शाम को भी मिलूंगा, शाम को मैं लाइव मिलूंगा आपके साथ और आपके क्वेश्चन और प्रॉब्लम क्या है डिस्कस होंगे। ठीक है, सारी परेशानी छोड़ दो, सारी चिंता छोड़ दो, एकदम तैयार रहो। ठीक है, लड़ना है तुम्हें, जीतना है तुम्हें, जीतोगे तुम, उम्मीद है मुझे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसी के साथ ठीक है आज की क्लास में यहाँ पे समाप्त करता हूँ। कल एक नई सुबह, नई ऊर्जा, नई उम्मीद के साथ क्या है फिर कल मिला जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।